हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद हाइड्रोजन पढ़ते हैं। और हाइड्रोजन की जो रिएक्शंस है कौन शो करता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो पी ब्लॉक में मेनली ग्रुप 15, 16, 17 मतलब 3 ग्रुप के एलिमेंट रिएक्शन विद हाइड्रोजन शो करते हैं। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखते हैं। तो हमने बात की कि कौन से पी ब्लॉक में मेनली 3 ग्रुप शो करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्या है? ग्रुप 15, देन यू कैन से ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। ऑब्वियसली ग्रुप 15 के हाइड्रोजन ऑब्वियसली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो सभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कौन से एलिमेंट? ग्रुप 15। तो हम हमेशा इसे कनेक्ट करने वाले हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, उसी के बेसिस पे हम हाइड्राइड्स देखेंगे। जैसे ग्रुप 16 एलिमेंट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या बन रहा है। ऐसे ही ग्रुप 17 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे हाइड्राइड्स बनेंगे। जैसे हमें ये समझ आता है कि अगर ग्रुप 15 एलिमेंट है और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर रहा है, तो डेफिनेटली जो हाइड्राइड्स होगा वो ट्राई हाइड्राइड्स बनेगा, लाइक NH3 एंड यू कैन से PH3, ASH3 and SbH3 and BiH3. So these are the hydrates. So you can say अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, निस्बिटीन, बिस्मुथीन, ये हाइड्राइड्स हैं ग्रुप 15 के। और इसके बाद ग्रुप 16 में जो हाइड्राइड्स बनेंगे, फर्स्ट इज ऑब्वियसली H2O, देन सेकेंड इज H2S, H2SE, H2TE, देन ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या है? HF, HCl, HBr, HI। तो इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हम एक साथ कवर करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ग्रुप 15 एंड 16 ये सभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो आप कलेक्टिवली बोल सकते हैं बात कि ग्रुप 15 एंड 16, ग्रुप 15 एंड 16 कलेक्टिवली शो, यू कैन से दोनों के हाइड्राइड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। बस फर्क क्या है? ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें सभी के पास एक लोन पेयर है, और ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सभी के पास 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर हैं? 2। ओके, अब आपको पता है कि अमोनिया NH3 नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है। ओके, अब यहां पर जो डोनेशन टेंडेंसी है वो किससे रिलेट होती है? यू कैन से बेसिक स्ट्रेंथ से। तो आपको ये बातें याद रखनी है, कौन इजीली डोनेट करता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी याद रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल देन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब इन सब हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी का डिस्कशन एक साथ करते हैं। सो देखो जरा, अगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हम बात करें तो अगर इनके हाइड्राइड्स, जैसे अगर हम बात करते हैं किसके, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमोनिया की। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 1 लोन पेयर है, तो डेफिनेटली उसकी शेप कैसी होगी? तो यू कैन से इट्स शेप इज पिरामिडल। अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 1 लोन पेयर है, तो यू कैन से इट्स शेप इज पिरामिडल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो कि 1 लोन पेयर एंगल को 2 डिग्री घटाता है। तो अगर डेसिमल प्लेस नहीं याद है तो भी 2.2 ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 डिग्री 2 मिनट, तो मतलब दोनों में 2 है, आपको ऐसे भी याद हो सकता है। तो जैसे अब हमने बात की सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कोई लोन पेयर नहीं होता तो एंगल 109 डिग्री कितना होता है? 28 मिनट। अब उसके बाद अगर 2 and 2 माइनस कर दें तो अमोनिया का एंगल कितना आया? अप्रोक्सीमेट 107 डिग्री। तो इन दिस वे आपने अंदाजा लगाया, ऐसे मान लेते हैं कि 109, 107, 105 ऐसे राउंड फिगर में याद रख लेते हैं। एक भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 109, एक लोन पेयर आ गया बॉन्ड एंगल 107, एक और आ गया तो बॉन्ड एंगल 105। जैसे एग्जांपल लिखते हैं तो यू कैन से वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल है वाटर का। तो वाटर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसके पास लोन पेयर 2 है। तो इसकी शेप क्या है? OH
H, फिर ये इधर आया और ये इधर आया, ठीक है। सो यू कैन से एंगल कितना है इसका 105 अप्रॉक्स, या प्रिसाइजली बोलें तो 104 डिग्री 8 मिनट, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइजली बोलें तो क्या होगा 104 डिग्री 8 मिनट। एंड शेप क्या है, अब इसकी शेप के बहुत सारे नाम है, जैसे इसको आप क्या बोल सकते हो, वी शेप भी बोल सकते हो, देन आप इसको ये भी कह सकते हो कि एंगुलर है, देन आप ये भी बोल सकते हो कि ये शेप क्या है, बेंट शेप। तो बस यही शेप होने वाली है। ऑब्वियसली HFCl, HCl, HBr, HI ये तो डायटोमिक है, डायटोमिक में ऑलवेज शेप लीनियर होगी। आप खुद ही देखिए, जैसे ये पेन है मेरे पास, इधर फ्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, कौन सी शेप है, लीनियर। लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, ठीक है। मतलब हमने एक और बात याद रख ली यहाँ पर, क्या, लोन पेयर डू नॉट कंट्रीब्यूट इन शेप, लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते, डू नॉट कंट्रीब्यूट इन शेप, ठीक है। लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आ गई बात समझ। अब सारी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। अगेन जैसे मैंने बोला है, कभी भी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे तो ये याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर और यू कैन से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें बस एक याद रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन सिर्फ ग्रुप 15 के लिए है और एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन 16 एंड 17 के लिए, बाकी सारे डिस्कशंस दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट बना लें कि कौन सी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट जहां से एनसीईआरटी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वी विल स्टार्ट विद थर्मल स्टेबिलिटी। इसकी बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, पॉइंट नंबर 1। फिर थर्मल स्टेबिलिटी के बाद हम बात करेंगे किसकी, वी विल टॉक अबाउट रिड्यूसिंग पावर। इसके बारे में बात करेंगे, रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात करेंगे। जब इन दोनों के बारे में बात कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल। ये तीनों प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हम ग्रुप 15, 16, 17 तीनों के लिए करेंगे। देन we will discuss melting point and boiling point। वैसे तो melting point और boiling point का ट्रेंड ग्रुप 15, 16, 17 में सिर्फ ग्रुप 15 के लिए डिफर करता है, 16 एंड 17 में melting एंड boiling point फॉलो सेम ट्रेंड। मतलब आप यहाँ पे ऐसे एक स्टार मार्क कर सकते हो, क्या कि एक्सेप्ट ग्रुप 15, अगर आप ग्रुप 15 एलिमेंट को छोड़ दें, ठीक है, ध्यान से देखो, हमेशा मेजॉरिटी में से एक एक्सेप्शन ढूंढ के ले आते हैं कि एक्सेप्ट ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 15 को अगर छोड़ दें तो ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 एलिमेंट्स फॉलो सेम ट्रेंड। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं। सेम ट्रेंड किस में बताओ, मेल्टिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में। नाउ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली ये 5 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन सब में। अब हम आते हैं एक और प्रॉपर्टी जिसका डिस्कशन सब में होने वाला है, तो नहीं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किस में होगा, तो यू कैन से बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन होगा फॉर ग्रुप 15। किसके लिए होगा ये, ग्रुप 15 के लिए। देन उसके बाद बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन किसके लिए होगा, तो यू कैन से इट इज फॉर ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, बॉन्ड एंगल, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये 5 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हमने किया किसके साथ, सबके साथ। लेकिन 16 के साथ, 6th प्रॉपर्टी ग्रुप 15 के साथ, 7th हमारा 16 और 17 के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके रीजंस भी पता होने चाहिए, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है
ये डिपेंड किस पे करती है? तो यू कैन से थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी किस पे? और ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी पे। फिर दोबारा आपने सोचा कि बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, तो आपको पता है कि जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा या जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना आसान होगा। तो यू कैन से बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सारे कंपाउंड्स कोवेलेंट है तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। फिर अब बात आती है कि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो हमने बोला कि जो बॉन्ड लेंथ है ये डिपेंड करता है साइज पे। अगर एलिमेंट का साइज बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ध्यान से सुनो, अगर एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? इंक्रीज। मींस आपने एक याद कर लिया, यू कैन से यहां पर एक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यस, तो आपने यहाँ पे एक बात याद रख ली कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। ये बात आपने यहाँ पे याद कर ली, ठीक है। तो बस अब आप इजीली बता सकते हो कि डाउन द ग्रुप होता क्या है। अब देखो हाइड्राइड्स है तो ऑब्वियसली चाहे ग्रुप 15 हो 16 हो 17 हो सबके साथ हाइड्रोजन तो है ही। तो बचा क्या? सेंटर एलिमेंट, जैसे अमोनिया में NH3, फॉस्फीन में PH3। तो डाउन द ग्रुप एलिमेंट का अगर साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। तो इसको ऐसा करते हैं कि चित्र बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमसे बात की जाए कि अमोनिया के बारे में, तो हम बोलेंगे जो अमोनिया है वो कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस, और ये होगा उस पे लोन पेयर। ऐसा मैंने NH का जो बॉन्ड लेंथ है, अगर हम उससे पूछे PH3 क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि PH3 के केस में बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी। बिकॉज वाई? क्योंकि जब नाइट्रोजन से फास्फोरस पे गए तो साइज क्या हो गया? इंक्रीज। प्लस हमें ये भी पता है कि जो फास्फोरस का ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जब हमें ये बात भी पता है विच इज ड्रैगोज रूल, तो जब, वैसे इतना भयंकर नाम सुनने के घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो कि साइज बड़ा है तो ओवरलैप नहीं हो पाता। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होती है, तो साइज बड़ा होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं हो पाता, तो हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी कम होती है। तो ऐसा माना जाता है कि PH3 में जो लोन पेयर है वो ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये ऐसा बिलीव करते हैं। देन अब सेम वे हम आते हैं आर्सीन पे। तो यू कैन से आर्सीन वाले केस में तो और ज्यादा ऐसा बड़ा ऑर्बिटल होगा और बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। तो वी आर सेइंग कि ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती बट थोड़ा बहुत तो मिक्सिंग होती है, थोड़ा बहुत, यानी कि जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो हो सकता है कई बुक्स में लिखें कि अमोनिया में ऑर्बिटल्स डिफ्यूज्ड हैं, लेकिन फॉस्फीन आर्सीन बिस्बिटीन बिस्मुथीन में ऑर्बिटल्स डिफ्यूज्ड नहीं है, यानी S और P ऑर्बिटल मिक्स्ड नहीं है क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया है, तो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट बाय ड्रैगोज रूल। तो अब आप क्या कह सकते हो कि यहां से जब हम इधर गए अमोनिया फॉस्फीन आर्सीन से, तो मैंने लाइन बड़ी करता जा रहा हूं, मतलब इस बिटीन वाले केस में आर्सेनिक के बाद क्या था? एंटीमनी। तो एंटीमनी का नाम और क्या होता है? स्बिटीन। तो स्बिटीन वाले केस में मैं बोलूंगा कि इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना रहा हूं, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज मोर। व्हाई? क्यों बॉन्ड लेंथ और बढ़ रही है? क्योंकि एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अगर मैं हीट करूंगा कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा? ऑब्वियसली Sb का, उसके बाद As का, और सबसे लेट अमोनिया का। मींस यहां से हम एक ट्रेंड लिख सकते हैं। तो मैं तो बोलता हूं प्रॉपर ऐसे लिखो कि लेट से सबसे पहले यहां पे आपने ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स लिखे, तो ग्रुप 15 के आपने हाइड्राइड्स क्या लिखे? अमोनिया। फिर आपने क्या लिखा? फॉस्फीन। फिर आपने क्या लिखा? आर्सीन। फिर आपने क्या लिखा? इस्बिटीन। फिर आपने क्या लिखा? बिस्मुथीन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं क्या? ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स। तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स क्या है? H2O, फिर उसके बाद H2S, फिर उसके बाद H2Se, फिर उसके बाद H2Te,
फिर उसके बाद H2PO। ऑब्वियसली पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, तो क्या लिखने की जरूरत है? नो। अब आते हैं किस पे? ग्रुप 17 पे। ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स मतलब HF, HCl और HBr एंड HI। ठीक है, तो सभी का जो डिस्कशन है 5 प्रॉपर्टीज आर सेम, इनमें 5 प्रॉपर्टीज का वेरिएशन सेम है। जैसे फर्स्ट, पहले बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की और सिंबल्स में लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल स्टेबिलिटी, तो ग्रुप चाहे 15 हो, 16 हो, 17 हो, तीनों हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम। ठीक है, जब भी आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। अब ये डिक्रीज हो रही है, रीजन क्या है इसका? वाई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में रीजन भी पूछ सकते हैं। तो डोमिनेंट रीजन है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट, टॉप टू बॉटम साइज का इंक्रीज होना। यानी नाइट्रोजन से, मतलब एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज नाइट्रोजन से बिस्मुथ तक साइज का इंक्रीज होना ग्रुप 15 में, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक साइज का इंक्रीज होना, या फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज का इंक्रीज होना। तो ये जो टॉप टू बॉटम चल रहा है, ये सभी का साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। बस हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये थी ग्रुप 15 की बात, ये ग्रुप 16 और ये ग्रुप 17। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ट्रांजिशन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो टीएस क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी। रीजन मेनली इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट, तो ऑब्जेक्टिव में एक रीजन है मेनली इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट। अब बॉन्ड जब टूटेगा हाइड्राइड का, तो बॉन्ड टूट के क्या रिलीज होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल रिलीज। अब जब हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है तो यही क्या है? रिड्यूसिंग पावर। क्या चीज है? रिड्यूसिंग पावर। तो यू कैन से रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली लिंक्ड टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसीलिए अब जैसे प्रॉपर्टीज आप कोई भी कभी भी पढ़ लो आगे पीछे, लेकिन इस सीक्वेंस में पढ़ो कि ब्रेन कनेक्ट करता चला जाए। जैसे आपने थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा कि बॉन्ड टूट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी से ही बोलते हैं, और जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन। तो यहीं से आप रिड्यूसिंग पावर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप फटाफट बात करोगे किसकी? रिड्यूसिंग पावर की। अब व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर? रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है सामने वाले को रिड्यूस करना और खुद क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर आप हाइड्राइड्स देखें तो इन सभी के पास क्या है? इन सभी के पास हाइड्रोजन है। जब इन सभी के पास हाइड्रोजन है तो ये क्या करेंगे? रिड्यूसिंग पावर में हाइड्रोजन लूज करेंगे। क्या लूज करेंगे? हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन पहले लूज करेगा? अब दिमाग में आ चुका होगा कि भाई हाइड्रोजन तो सबसे पहले वही लूज करेगा जिसका बॉन्ड वीक होगा। समझ रहे हो? जिसका बॉन्ड वीक होगा वही हाइड्रोजन पहले लूज करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्टली क्या मैं रिड्यूसिंग पावर को थर्मल स्टेबिलिटी से जोड़ दूं? यस, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी वो हाइड्रोजन जल्दी लूज करेगा और वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर को आप लिख लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने बोला कि हाइड्रोजन का जो रिमूवल है दैट इज योर रिड्यूसिंग पावर। तो आपने डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने डायरेक्टली कह दी, चलो इसे स्काई ब्लू से लिख लेते हैं, कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन ऑल ग्रुप 15, 16, 17, 15, 16, 17 सभी में रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम अगर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट यू कैन से, अब आप क्या कह सकते हो? यू कैन से कि ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज एक तो वही मेन रीजन इंक्रीज इन साइज, दूसरा आप डायरेक्टली जोड़ सकते हो। मान लो सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ रिलेट करना चाहते हो तो यू कैन से बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन
थर्मल स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी, सीधे जोड़ दिया आपने, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है मतलब हाइड्रोजन कैन बी लॉस्ट इजिली, दैट्स व्हाई। वैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो यही होगी कि एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन से बिस्मुथ तक, फ्लोरीन से आयोडीन तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम टेल्यूरियम तक, और उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट bond can break easily and hydrogen atom can lost easily, that's why reducing power increases। but हम बोर्ड का एग्जाम तो दे नहीं रहे कि पूरा एक एक स्टेप ऐसे लिखना हो, हमें तो ऑब्जेक्टिव में आंसर लिखना है। तो आंसर कैन बी इंक्रीज इन साइज और आंसर कैन बी डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये बात हो गई किसकी, रिड्यूसिंग पावर। तो थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर। इसके बाद बात करेंगे किसकी, बॉन्ड एंगल। तो लेट्स डिस्कस बॉन्ड एंगल। तो ये दिमाग में छाप लो, ये सेम, ये 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स यही हैं, इन्हीं की बात बार बार करने वाले, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से इट्स टाइम टू डिस्कस बॉन्ड एंगल। ये टाइम है डिस्कस करने का, क्या, बॉन्ड एंगल डिस्कस करने का टाइम है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल डिस्कस करते हैं। तो बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड चीज का, तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। इसको मैं थोड़ा अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग से समझाता हूँ कि कैसे आप इसको थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आई एम अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, तो ऑब्वियसली आपको मेरे उस कला पे ध्यान नहीं देना है और सिंपली इस बात पे ध्यान देना है कि हमने क्या कंसेप्ट इसमें यूज किया। तो बॉन्ड एंगल में अगर हम देखें तो जैसे देखो अमोनिया, तो अमोनिया वाले केस में हम बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया। फिर PH3 में अगर बात करेंगे तो यू कैन से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा पास बना देंगे। और अगर ASH3 में बात करेंगे तो ये थोड़ा बैलून भी बड़ा बना देंगे और थोड़ा सा ये भी बड़ा बना देंगे। नाउ ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एलिमेंट का साइज बढ़ रहा है, तो एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि लोन पेयर, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा कौन खींच के रखेगा, नाइट्रोजन। डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो आपने बोला नाइट्रोजन शेयर्ड पेयर को खींच के बैठा है। फिर फॉस्फीन, वो उतना अपने पास नहीं खींच पाएगा जितना नाइट्रोजन खींचेगा। आर्सीन, ये भी इतना नहीं खींच पाएगा। तो अमोनिया फॉस्फीन आर्सीन, तो अमोनिया फॉस्फीन आर्सीन में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा खींचेगा। अब खुद सोचो, आप खुद सोचिए कि अगर आपसे बात की जाए कि लेट से हमारे पास ऐसे दो एंगल है और ऐसे कर देता हूं, तो हमारे पास सपोज ऐसे एंगल बना रखा है। अगर दो लोन पेयर यहाँ पे एक इधर और एक इधर, ठीक है, एक सेकेंड को हटा के ये मार्कर ले लिया जाए। तो अब देखो दो लोन पेयर इधर है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब ये दो लोन पेयर इधर होंगे तो रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा। लेकिन अगर ये लोन पेयर यहां और यहां होने की बजाय यहां और यहां हो, दूर हो, फिर आप पूछोगे क्यों हो, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब वो दूर होंगे यहाँ पे तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होगी, कम। रिपल्शन कम होगी तो पास आ जाएंगे। अब अगर और दूर हो जाए बिल्कुल लास्ट में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि पॉजिटिविटी में चेंज हो गई है, तो दोनों के बीच का रिपल्शन और कम हो जाएगा, वो और पास आ जाएगा, यानी कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो एक तो कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हो कि जो आपका बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नाउ तो ये तो बॉन्ड एंगल है। अब सीधे बता दिया हमने कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो यू कैन से
ये पॉइंट याद रख लो ऑब्जेक्टिव में, टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिक्रीज इन व्हाट, डिक्रीज इन व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बस ये लाइन आपको याद रखनी। तो ये बात कर ली हमने बॉन्ड एंगल की। तो यहाँ पे ध्यान रहे, हो सकता है आपका रीजन हो कि सर ड्रैगोज रूल लगाना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी की हद तक रह के जो एक्सप्लेन कर सके। हाँ जेई मेंस में बात करेंगे तो वहां तो स्लेटर्स रूल की भी बात कर लेंगे, ड्रैगोज की भी, बेंट की भी, सब रूल बात कर लेते हैं। बट अपने नीट का ट्रेंड अभी इतना ज्यादा भयंकर नहीं चल रहा है, और मेंस का भी ट्रेंड इतना भयंकर नहीं चल रहा है कि वो इतनी भयंकर चीजें पूछे। हाँ एडवांस में कुछ भी आ सकता है, आईआईटी एडवांस में। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली जेई मेंस एंड आपका नीट के लिए फोकस्ड है एकदम, क्योंकि अभी जेई मेंस और नीट का ट्रेंड सेम चल रहा है। अब दोनों के क्वेश्चन में क्या फर्क होता है, या वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मेंस और नीट में क्या फर्क होता है अगर दोनों ही एनसीईआरटी से आते हैं, तो उसको अभी हम देखते हैं। बस ये बोलेंगे कि जो मेंस का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाता है और नीट का क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। जैसे बॉन्ड एंगल की बात, जैसे बॉन्ड एंगल में बात करें तो अगर ये क्वेश्चन जेई मेंस में आएगा तो पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाई, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फीन आर्सेन। तो अब आप बोल सकते हो कि ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा, नो हाइब्रिडाइजेशन, बट नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। जैसे कि अब क्या होता है P4 व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन एज सच मेंशन नहीं, बट प्रीवियसली एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछा है कि इसके बीच का एंगल या परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या होगा। अब एक बात बताइए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो पी कैरेक्टर 75%। तो इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपसे किसमें पूछा है, एआईपीएमटी में। और नीट में इससे भी आसान डायरेक्टली लोन पेयर एंड एंगल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का अरेंज करने का पूछ लेते हैं, और मेंस में उसमें इन्वॉल्व रीजन भी आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए बॉन्ड एंगल के बाद मूव करते हैं हम किस पे, मूव करेंगे नेक्स्ट पे बेसिक स्ट्रेंथ, नहीं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बच गया, वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सोचिए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में आपको सोचना है। तो देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ये सोचिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि सामने जो चीज है वो आयनिक है या मेटल है या कोवेलेंट है। तो हमने देखा हमारे पास जो चीज है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ना वो मेटल है ना आयनिक। अगर वो आयनिक होता तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करता। अगर वो मेटालिक होता तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड करता। लेकिन ये कोवेलेंट है तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल फोर्सेस। किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वैन डर वाल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड वैन डर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम अमोनिया से फॉस्फीन पे जाते हैं तो साइज में इंक्रीज होता है, फॉस्फीन से आर्सीन में जाते हैं तो साइज में इंक्रीज होता है, आर्सीन से इस्बिटीन में जाते हैं तो साइज में इंक्रीज होता है, और बिस्मुथीन में जाते हैं तो भी साइज में इंक्रीज होता है। इट मींस कि जब ये रेगुलर साइज में इंक्रीज हो रहा है तो वैन डर वाल फोर्स में भी रेगुलर इंक्रीज होगा और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी रेगुलर इंक्रीज होगा। बट यहां पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्या, ये जो अमोनिया है ये मेल्टिंग पॉइंट वाले केस में सबसे आगे आ जाता है। मींस पूरा ट्रेंड सेम रहता है, ठीक है, PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3, ठीक है। तो PH3 ASH3 SbH3 BiH3, अब उसके आगे आ गया NH3। वाई अमोनिया, देखो पूरा ट्रेंड सेम है, बस अमोनिया सबसे आगे आ गया किसमें, मेल्टिंग पॉइंट।
तो वाई अमोनिया हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मुझे लगता है मुझे रीजन बताने की जरूरत ही नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बी से बॉइलिंग पॉइंट, बी से बीच में, ठीक है, तो बीच में आ जाते हैं। अब आप बताइए यहां बीच में क्या है, तो ये 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट के बीच में कैसे होगा कि इन दो के बाद और इन दो के बीच में अगर आ जाता है अमोनिया तो बीच में आ गया, तो बी से बीच में या बी से बिटवीन और बी से बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में तो सबसे आगे होगा। और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड होगा, बॉइलिंग पॉइंट में होगा PH3 ASH3, बी से बीच में, तो बीच में लिख दिया हमने अमोनिया, फिर उसके बाद SbH3, फिर उसके बाद BiH3, ये ट्रेंड आ गया हमारा। तो दिस इज अवर ट्रेंड ऑफ व्हाट, ये हमारा ट्रेंड है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। एक्सेप्ट दिस, सब में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड सेम है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें, लेट से हम डिस्कस करते हैं, तो पहले ग्रुप ये तो था हमारा, यू कैन से दिस इज योर ग्रुप 15। अब बात करते हैं किसकी, ग्रुप 16 की। तो ग्रुप 16 में H2O, H2S, देन H2SE, देन H2TE, ये सेम ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। ऐसे ही ग्रुप 17 में HF, HCl, HBr और HI, यही सेम ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। बट यहां भी वही बात है जो ग्रुप 15 में थी, ग्रुप 15 में अमोनिया क्यों आगे गया था, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ऐसे ही यहां पे क्या हुआ, वाटर और HF आगे आ गए। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 16 में वाटर का है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 17 में HF का है। तो यू कैन से ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड है, ठीक है। बस एक्सेप्शन है ग्रुप 15 में, उसमें भी आप बी वर्ड के थोड़े से याद रख सकते हो। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला ट्रेंड हमारा किसका आता है, देखते हैं। 5 प्रॉपर्टीज थी, क्या मिस कर गए हम, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग पावर, बॉन्ड एंगल, अच्छा ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है यही 5 थी, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस बेसिक स्ट्रेंथ। अब किसका डिस्कशन करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ का। अभी तक जो ये सारा पढ़ा है उसके बाद हम आपके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब बेसिस ऑफ दिस यू कैन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस। क्वेश्चन क्या है हम आपके लिए लिख देते हैं। तो एक यहाँ पे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रिड्यूसिंग पावर अमोनिया से, अमोनिया और बिस्मुथ, वाई BiH3 इज अ, वाई आप बोल सकते हो वाई रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सीधा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर यू कैन से कि एक और क्वेश्चन है कि BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। या फिर आप बोल सकते हो कि एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे अमोनिया को वाटर में से पास किया तो अमोनिया गैस बबल आउट नहीं हुई, लेकिन जब फॉस्फीन को वाटर में से पास किया तो फॉस्फीन गैस बबल आउट हो गई। तो यू कैन से अमोनिया गैस बबल आउट फ्रॉम वाटर, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो अमोनिया गैस है वो बबल आउट हो जाती है किससे, वाटर से, बट फॉस्फीन गैस डज नॉट, उल्टा बोल दिया। तो अमोनिया गैस डू नॉट बबल आउट, जो अमोनिया गैस है वो बबल आउट नहीं होती है। तो अमोनिया गैस डू नॉट बबल आउट, यानी कि जब वाटर में से हम पास करते हैं
अमोनिया तो वो बबल आउट नहीं होती, बट लेकिन PH3 गैस, लेकिन फॉस्फीन गैस क्या होती है, बबल आउट होती है। ओके, तो अमोनिया गैस बबल आउट नहीं हो रही है और फॉस्फीन गैस बबल आउट हो जा रही है। क्या रीजन है? बिकॉज अमोनिया इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड PH3 इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो इनडायरेक्टली आपको एक बात की गई कि अमोनिया इज सॉल्यूबल इन वाटर। व्हाई? आपके पास क्या रीजन है इस बात का कि अमोनिया वाटर में सॉल्यूबल है? तो यू कैन से बिकॉज अमोनिया कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि अमोनिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना लेता है। फिर इसी पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई वाटर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट HF से भी ज्यादा है और अमोनिया से भी ज्यादा है। ठीक है, मान लो ऑप्शन में HF और अमोनिया है, तो वाटर का सबसे ज्यादा है वाई। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो रीजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में भी है और अमोनिया में है। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रीजन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो HF में है। तो यहाँ रीजन क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो रीजन क्या है कि वाटर का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बिकॉज इट कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये क्या बना सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है इन अ केज लाइक स्ट्रक्चर। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो। तो अभी तक जो बातें हमने पढ़ी उस पे बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस थे। अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, और बेसिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन सिर्फ ग्रुप 15 के लिए है। तो लेट्स डिस्कस इट कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो लिख भी दिया जाए बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, किसका? क्योंकि 16 और 17 में तो डोमिनेंट बिहेवियर उसका एसिडिक है, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में डिस्कस करते हैं। तो डाउन द ग्रुप व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ? यहां पे बात की जाए डेफिनेशन की। बेसिक स्ट्रेंथ होता है लुईस बेस। लुईस बेस क्या होते हैं? विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जितना इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक है। और डोनेशन की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है? जैसे अमोनिया, अमोनिया लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है। फॉस्फीन अब अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा है कि किसी से ओवरलैपिंग आसान नहीं है। या यू कैन से इसे ऐसे समझने की कोशिश करो, कई बार बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर ऑर्बिटल बड़ा हुआ तो उससे क्या हुआ। तो आप ऐसे समझो कि अगर s ऑर्बिटल को हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं और p ऑर्बिटल को डायरेक्शनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल थोड़ा सा स्फेरिकल शेप में होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हर तरफ फैले होते हैं। और जो p ऑर्बिटल रहता है वो डंबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक ही एक्सिस में फैला होता है। जैसे p ऑर्बिटल px होता है, py होता है या pz होता है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा सा ज्यादा 1098 डिग्री, अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो 109 डिग्री एंगल, या यहाँ पे अगर बात करें तो 107 डिग्री है, तो 107 डिग्री पे हाइब्रिड ऑर्बिटल वैसा है एकदम। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी जगह पे है, हर डायरेक्शन में। तो उसकी अब उस केस में क्या होगा? सोचो, आपका ध्यान एक ही जगह है तब आप ज्यादा रिजल्ट लाओगे, या आपका ध्यान 4 जगह है तब ज्यादा रिजल्ट लाओगे? ऑब्वियसली जब एक जगह ध्यान है तभी। ऐसे ही अगर सेम डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि डोनेशन ऑफ लोन पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। लेकिन अगर वो डेंसिटी कम हुई, इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी, या यू कैन से लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ नहीं आता है बच्चों को, तो दोबारा मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, अमोनिया वाले केस में आप कह सकते हो ऑर्बिटल छोटा है तो इट इज वेरी डायरेक्शनल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा डायरेक्शनल है, तो यू कैन से दिस इज अमोनिया। नाउ अमोनिया के बाद अब हम आते हैं किस पे? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन वाले केस में एंगल भी कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 93 डिग्री के आसपास हो जाता है। देखो ये 107 है, 93, तो 93 एंगल क्लियरली शो कर रहा है कि प्योर कैरेक्टर है p ऑर्बिटल का। क्योंकि दो p ऑर्बिटल अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं बताइए?
तो दो p ऑर्बिटल अपने आप को एडजस्ट करते हैं लाइक दिस, तो आप बोलोगे ऐसे 90 डिग्री पे, तो क्लोज टू 90 है। तो pH3 में जो एंगल है वो क्या है, क्लोज टू 90 डिग्री। तो अब आप क्या कह सकते हो, तो अब आप ये कह सकते हो कि जब क्लोज टू 90 डिग्री है तो लगभग हाइब्रिडाइजेशन ना के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि p ऑर्बिटल जब s के साथ मिक्स होता है तो 90 से स्ट्रेच होता है, तो एंगल 90 से 109 डिग्री 28 मिनट तक जाता है, 120 डिग्री तक जाता है, sp2 sp3 180 डिग्री तक जाता है, तो 90 से स्ट्रेच वाले। ठीक है, लेकिन अगर एंगल 90 है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ऑलमोस्ट, आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि यहां पे ऑर्बिटल क्या है, अमोनिया हाइब्रिडाइज्ड है। तो यू कैन से ड्यू टू स्मॉल साइज डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। समझो इस बात को, ये शब्द समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मैं बार बार समझा रहा हूं। स्मॉल साइज के से डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल मींस हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, s और p ऑर्बिटल कैन मिक्स। तो डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल का मतलब हुआ s और p ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं। फिर यहां पे हम बोल रहे हैं ड्यू टू लार्ज साइज लेस डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। साइज क्या है, बड़ा है, उसकी वजह से ऑर्बिटल लेस डिफ्यूज्ड है। अब लेस डिफ्यूज्ड का मतलब है कि हाइब्रिडाइज नहीं है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, अनहाइब्रिडाइज वीक बॉन्ड। तो ऑब्वियसली डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा हुई, अमोनिया की, और लेस डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी हुई, फॉस्फीन की। तो विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो यू कैन से अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ वाले केस में आप एक लाइन याद रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। व्हाई, व्हाट इज द मेन रीजन, तो मेन रीजन है इंक्रीज इन साइज, जो सेंट्रल एटम है उसका साइज बढ़। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है हमारा एनसीईआरटी में, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी स्टेटमेंट बोलती है या क्वेश्चन बोलती है कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड BiH3 इज अ वीक बेस। तो ऑब्वियसली यहां पे एज अ स्टेटमेंट आ सकता है क्वेश्चन कि अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड BiH3 इज अ फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, वीक। फीबल का मतलब क्या होता है, वीक। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक फीबल बेस है। What is the reason for this? Because nitrogen is small in size, more diffused orbital. Bismuth is very large in size, less diffused orbital, almost no mixing of orbitals. तो प्योर p में लोन पेयर होता है तो इजीली डोनेट नहीं कर पाता। देन इसके बाद यहाँ पे अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है, वाई अमोनिया इज अ लुईस बेस। अमोनिया एक लुईस बेस क्यों है, तो आपको आंसर क्या लिखना है, लुईस बेस की डेफिनेशन लिख देनी है, क्या, बिकॉज इट हैज लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। फिर उसके बाद फिर एक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में क्वेश्चन आता है, शो बाय अ रिएक्शन pH3 इज बेसिक। आपको एक रिएक्शन से शो करना है, शो बाय अ रिएक्शन pH3 इज बेसिक। आपको एक रिएक्शन से ये बात शो करनी है कि pH3 क्या है, बेसिक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर pH3 बेस है तो किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो लेट्स राइट अ रिएक्शन, pH3 को रिएक्ट करते हैं किससे, HI से। HI को जैसे ही रिएक्ट किया क्या बना, PH4 पॉजिटिव I नेगेटिव, फॉस्फोनियम आयोडाइड। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या करना है ना, जैसे ये मैं ऐसे रिलेट करवा रहा हूं ना, तो आपको भी ऐसे दिमाग में रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात हुई, फिर इसकी बात हुई कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर इसकी बात की कि प्रूव करो ये बेस है, फिर अब बात कर रहे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। मतलब एनसीईआरटी ये भी बोल रही है कि pH3 से ज्यादा, जो pH3 का बॉन्ड एंगल है उससे ज्यादा बड़ा एंगल pH4 पॉजिटिव का है। वाई, क्यों है ऐसा,
जबकि दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका क्या रीजन है? बिकॉज PH3 हैज वन लोन पेयर। तो ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर क्या होगा? एज PH3 हैज वन लोन पेयर, PH3 के पास एक लोन पेयर है, इसलिए PH3 का बॉन्ड एंगल कम है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट हैं, कुछ बैक एक्सरसाइज हैं, डिपेंड ओवर बेसिक स्ट्रेंथ या कनेक्टेड टू बेसिक स्ट्रेंथ। मैं अभी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा हाउ टू लर्न केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को याद करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो किसी पैटर्न से जोड़ लो या किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन से जोड़ दो, तो डबल फायदा हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले। जोश में पेन गिर गया, इसीलिए मैं थोड़ा कम जोश दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अब चलते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ पे, और एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमको। सो एसिडिक स्ट्रेंथ कौन शो करते हैं? तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर है कि एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं कौन? ग्रुप 16 और 17 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 और 17 एलिमेंट्स शो करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं फटाफट लिख देता हूं, H2O से ज्यादा एसिडिक H2S है, H2S से ज्यादा एसिडिक H2SE है, H2SE से ज्यादा एसिडिक H2TE है। नहीं भी लिखूं तो समझ जाओ हेडिंग ही एसिडिक स्ट्रेंथ की। सेम वे हम बात करेंगे HF से ज्यादा एसिडिक HCl है, HCl से स्ट्रॉन्ग एसिड HBr, और HBr से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI। क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड का के बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं होता, इसीलिए लड़ाई भी चलती रहती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI है, परक्लोरिक एसिड है, बट डेटा सपोर्ट करता है कि परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड HI इज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा 2-3 एसिड देखे हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। तो अगर किसी ने बोला HCl और HI में स्ट्रॉन्ग कौन है, तो HCl ही होगा। तो ऐसा नहीं है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो यहाँ पे मैं समराइज करूंगा। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज का एक ही रीजन है, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इसमें साइज इंक्रीज होने की वजह से। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड वीक हो जाएगा एंड इट कैन लूज इजिली। यहां पे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, H2S is a stronger acid than H2O. What is the reason for this? बताइए मुझे कि H2S स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है वाटर से? Obviously SH bond is weaker than OH bond. Obviously large size of sulfur than oxygen. इसके बाद हम बात करेंगे कि वाटर और H2S, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऐसी HF/HCl एसिडिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड। नाउ क्या मुझे पूछने की जरूरत है कि व्हाई वाटर इज अ लिक्विड एंड H2S इज अ गैस? वाटर लिक्विड है और H2S गैस है। क्या मुझे फिर ये पूछने की जरूरत है व्हाई अमोनिया इज, यहां पे तो खैर अमोनिया और वो दोनों ही ऑलमोस्ट वही है, तो इसमें तो नहीं बात आएगी। ठीक है, तो वाटर इज अ लिक्विड, फिर HF, HCl, HBr, HI। तो अगेन HF भी क्या है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से लिक्विड। HF को सॉलिड स्टेट में जिगजैग स्ट्रक्चर अगर केमिकल बॉन्डिंग से कनेक्ट करें। तो यहां पर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। तो अब आप देखिए पी ब्लॉक में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करीब बहुत सारे हाइड्राइड से आते हैं। जैसे बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, व्हाई रिड्यूसिंग पावर। तो मैं बोलूंगा हाइड्राइड वाले पार्ट को थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करो। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक टू लर्न केमिकल रिएक्शन कंसेप्चुअली। सो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।